Assalamu alaikum everyone. Welcome to the series of CFAP 4 BFT, where we are going to solve all the questions of winter 2022 attempt. और फिर इसे ग्रुप की फॉर्म में इंशाल्लाह ताला पोर्टल पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हम अपलोड भी करेंगे। विंटर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है जो आज हमने करना है। दिस इज मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और IQ के प्लेटफॉर्म से मैं BFD, SPM और MSc2 जैसे फाइनल के सब्जेक्ट्स जो टेकअप करता हूँ। Today we are going to solve question number 1 of ICAP Winter 2022 की अटेम्प्ट जो जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो मलिक कंसल्टेंसी लिमिटेड का है। ये क्वेश्चन पर्टेन करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप कह लें। ये इस तरह का टॉपिक है कि चंद अटेम्प्ट्स के बाद ICAP नॉर्मली इसको जो है टेस्ट करता है। हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में या हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही सवाल। अच्छा, 25 मार्क्स की कैटेगरी का ये क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत ही एक मुनफरिद अंदाज में ICAP ने इसको जो है पूछा है। नॉर्मली ICAP का जो फोकस बहुत हद तक कैलकुलेशंस और नंबर्स पर होता था। इस सवाल को अगर आप देखें तो इस सवाल के चंद पार्ट्स के अंदर उसने कैलकुलेशन हमसे मांगी ही नहीं है। यानी पार्ट बी और सी को अगर आप देखें यहाँ पे, पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो मांगी ही नहीं गई। दोनों जगह पे लिखा हुआ है कैलकुलेशंस फॉर पार्ट बी एंड सी आर नॉट रिक्वायर्ड। तकरीबन 14 मार्क्स का पहला पार्ट है जिसमें सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। इसके बाद तकरीबन 11 नंबर का पोर्शन है जहां पर ICAP ने कैलकुलेशन नहीं बल्कि हमारा डिस्कशन और हमारी एक्सप्लेनेशन मांगी है। डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन मांगी है ऑफ एन एडिशनल रिस्क। वो भी हम जब पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास डेवलप हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि तकरीबन 25 मार्क्स में से 11 नंबर आपके पास ऐसे हैं जहां पर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। मैं इसको थियरी इसलिए नहीं कहता, अक्सर लोग इसे थियरी का नाम देता है। मैं थियरी इसको इसलिए नहीं कहता क्योंकि कोई रटा रटा है सबक यहाँ पे हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना है। या किताब के पेज नंबर 50 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन में ये वर्ड लिखा हुआ था वो यहाँ पे नहीं करना है। कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। कॉन्टेक्चुअलाइज करने का मतलब मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि सिनेरियो से इसको रिलेट करना है। सवाल समझना है क्या बात हो रही है और फिर बताना है कि यार इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए या क्या हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सिचुएशन को एनालाइज करते हुए सवाल को अटेम्प्ट करना होता है और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को जो है वो देना होता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नॉर्मली हमारा प्रोसीजर क्या होता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नॉर्मली हमें नजर आ रहा होता है कि भाई ये कंपनी लोकली पाकिस्तान में रह के या किसी भी कंट्री में रह के लोकली आउटसाइड देयर ओन कंट्री, आउटसाइड देयर नेशनल कंट्री, वो कहीं पर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें दो तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ये कि उस फॉरेन करेंसी में क्या मेरे कैश फ्लोज होंगे, हम उसे कन्वर्ट करके लोकल करेंसी में देखते हैं कि जी लोकल करेंसी में हमें क्या अमाउंट मिल रहा है। और फिर डिस्काउंट रेट डिटर्मिन करते हुए हमारे पास एक कंट्री रिस्क प्रीमियम का कंपोनेंट ऐड होता है जिसके बाद हम जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का वैट कैलकुलेट करते हैं या केई कैलकुलेट करते हैं। अगर ऑल इक्विटी कंपनी है, इक्विटी से फाइनेंस हो रही है तो केई से भी डिस्काउंट किया जा सकता है। और अगर केई और डेट यानी कि इक्विटी और डेट दोनों का कंपोजिशन मौजूद है तो फिर वहां पे वैट कैलकुलेट किया जाता है। और वैट में केई डिटर्मिन करते वक्त डिटर्मिन करते वक्त हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कंट्री रिस्क प्रीमियम का कंपोनेंट किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ऐड होगा। इस सवाल के अंदर कंपनी क्या कर रही है? इस सवाल के अंदर थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे तो हमें स्टैब्लिश होते हुए पता चलेगा कि कंपनी जो है वो डेट रेस कर रही है स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए। और अपने नॉर्मल गियरिंग, जो नॉर्मल कंपनी का गियरिंग रेशियो है उससे हट के यहाँ पे कंपनी जो है वो कुछ काम कर रही है। तो इसके लिए जो रिलेवेंट मेथड है डिस्काउंटिंग का वो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड है। APV के टॉपिक में अगर आपने जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और उन्होंने पोर्टल पे क्लासेस ली हैं उन्हें ये पता होगा कि APV वाले एम्बिट के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई अगर कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क और कंपनी की जो स्ट्रक्चर वगैरह रेस करने का तरीका कार है वो बिजनेस को लेकर डिफरेंट है और जो है वो एक डिफरेंट नोशन से कंपनी जो है वो वहाँ पे चीज़ें इवेल्युएट कर रही है तो फिर हम MPV को अलग कैलकुलेट करते हैं जो कि बेस केस MPV कहलाती है। और फिर डिस्काउंटिंग का पर्सपेक्टिव अलग से देखते हैं, सॉरी इंटरेस्ट रेट्स के बेनिफिट का या इंटरेस्ट की कॉस्ट के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव अलग से देखते हैं जिसमें इशू कॉस्ट वगैरह ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो एप्लीकेबल होगा। अभी हम जब इसको रीड करेंगे तो काफी हद तक हम इसको डीप डाइव करके समझने की बहरहाल जो है वो कोशिश करेंगे। आए इसे थोड़ा सा रीड करते हैं, समझते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशंस भी करते हैं डिटेल में और जो थ्योरी वाले पार्ट हैं उस थ्योरी वाले पार्ट को भी आराम से देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो मलिक कंसल्टेंसी कंपनी लिमिटेड, मलिक इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग बिजनेस रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड इन पाकिस्तान। ये कंपनी फिलहाल रजिस्टर्ड इन बिजनेस लिस्टेड इन पाकिस्तान है, ठीक है। उनका मैनेजमेंट कंसल्टिंग बिजनेस है। The board is considering several acquisitions for the following year as part of the global expansion strategy. पैसा इन्होंने कमा लिया है, कैश इनके पास काफी है। अब ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें जी, हम ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ जाएं और बाहर मुल्क में भी, पाकिस्तान से बाहर भी हम इन्वेस्टमेंट्स करें।
One investment opportunity is to grow the business by establishing a new office in Turkey. पहली लाइन सुन के हमें ऐसा लगा कि शायद ये मर्जर एक्विजिशन का सवाल होगा, लेकिन ये मर्जर एक्विजिशन का सवाल बजाहिर नहीं है। हम कोई कंपनी चलती चलाई कंपनी नहीं एक्वायर कर रहे, हम एक नया ऑफिस खोलने जा रहे हैं, एक नया ऑफिस खोलने जा रहे हैं टर्की में, जो हमें इस तरीके से जो है वो एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बारे में कहते हैं डिटेल्स रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट आर शोन बिलो। क्या डिटेल्स हैं? सबसे पहले बताते हैं इनिशियल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। Malik has already carried out initial market research to assess the viability of this investment opportunity in Turkey. The currency in Turkey is Turkish lira. ये तो हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल के पाकिस्तानी जो है वो टर्की में शौकीन होते हैं। टर्किश लीरा इनकी करेंसी है। The cost of the initial market research was TRY 2 million. तकरीबन 2 मिलियन लगा के इन्होंने इनिशियल मार्केट रिसर्च करी है, इनिशियल मार्केट रिसर्च करी है 2 मिलियन लगा के। The research indicated that there is an 80% probability of achieving cash revenue of 20 million and a 20% probability of achieving TRY 10 million in the first year of operation. The revenue figures are based on today's prices, यानी इसमें inflation का impact नहीं है, गौर से देखिएगा। The revenue figures are based on today's prices and the finance department has estimated that the cost of the senior management time spent on the project to date is ₹5 million. ये कह रहे हैं तकरीबन 5 मिलियन हमारी सीनियर मैनेजमेंट का वक्त लगेगा जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एलोकेट होगा। रेवेन्यू के बारे में कहते हैं कि भाई 80% प्रोबेबिलिटी है कि रेवेन्यू 20 मिलियन हो, जबकि 20% प्रोबेबिलिटी है कि रेवेन्यू जो है वो 10 मिलियन हो। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि इनिशियल मार्केट रिसर्च में हमारी कोई 2 मिलियन की कॉस्ट लगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे रुक के इसको डिकोड करते हैं इस पैराग्राफ को, अभी इतना जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं कि इस पैराग्राफ में इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बताया है। देखिए यहाँ तक आते थे, इन्होंने हमें 3 बातें बताई, थोड़ा सा हम इन 3 बातों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। साइज बेहतर कर लें। सबसे पहले इसने हमें यहाँ पे ये बताया है कि सर हमने कुछ इनिशियल मार्केट रिसर्च की है। वो कितनी की है जी? वो इन्होंने टर्किश लीरा के फॉर्म में की है 2 मिलियन, 2 मिलियन TRY। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारी कोई सीनियर मैनेजमेंट का टाइम भी लगेगा, सीनियर मैनेजमेंट का टाइम लगेगा। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी 5 मिलियन PKR लगेंगे, 5 मिलियन PKR लगेंगे। और तीसरा इन्होंने हमें रेवेन्यू की कुछ प्रोबेबिलिटी बताई है। थोड़ा सा हम रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि वो हमसे चाहते क्या है यहाँ पर। सर रिक्वायरमेंट में हमसे कहते हैं रेकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस इफ द बोर्ड शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन टर्की। तो ये टिपिकल हमारे पास तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम कैश फ्लोज को प्लॉट करेंगे, कैश फ्लोज को प्लॉट करने के बाद इनकी एनपीवी निकालेंगे और एनपीवी निकाल के डिसाइड करेंगे कि भाई हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एनपीवी से भी मुराद एपीवी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वो क्यों करेंगे थोड़ा सा हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। एपीवी बहरहाल यहाँ पे कैलकुलेट होगा, पहले बेस केस एनपीवी होगा, बेस केस एनपीवी के बाद एपीवी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। सही, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पे करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए। तो आपका एनपीवी एज वेल एज एपीवी, ये दोनों चीजें यहाँ पे कंप्यूट होंगी। टिपिकल कैश फ्लोज के पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा हूँ कि कौन से कैश फ्लोज हमारे यहाँ पे आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि आपने इनिशियल रिसर्च करी है कोई 2 मिलियन TRY की। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएं, आपने अर्लियर स्टडीज में भी पढ़ा है, BFD में अभी C54 के अंदर भी पढ़ा है। अगर हम देखें तो इनिशियल मार्केट रिसर्च इज अ पास्ट एंड संक कॉस्ट, पास्ट एंड संक कॉस्ट। ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉट टू बी कंसिडर, इसको हमें कंसिडर करने की बहरहाल यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। और आके आप में जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे भी एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप बताएंगे कि भाई इस कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर करना है या नहीं कंसिडर करना। फिर आ जाते हैं सीनियर मैनेजमेंट के टाइम पे। तो भाई सीनियर मैनेजमेंट को तो मैं वैसे भी पैसे दूंगा, ठीक है, उनके टाइम का कुछ पोर्शन यहाँ पे लगेगा, लेकिन ये कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। इट्स नॉट एन एडिशनल कॉस्ट या ओवर एंड अबव कॉस्ट कि आप इस पे काम नहीं कर रहे तो आपको पैसे नहीं मिल रहे। सीईओ की सैलरी डिफाइंड होती है, सीटीओ की, सीओ की, सीएमओ की, सीएफओ की, ये जो आपका जितना सी सूट है सीनियर मैनेजमेंट वाला सी सूट है, ये सारा का सारा वेल डिफाइंड होते हैं इनके रेम्यूनरेशन वगैरह। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे तो काम करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये प्रोजेक्ट लेकर आए तो आप सीएफओ को एडिशनल पैसे दे रहे होंगे, कोई कंसल्टेंट नहीं लेके आ रहे आप, आपकी कंपनी का ही एम्प्लॉई आपके लिए काम कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर मलिक कंसल्टेंसी वाले कोई फिजिबिलिटी रिसर्च करवाते मैकेंजी से और मैकेंजी को पैसे देते तो फिर समझ आता कि हाँ चलो मैकेंजी को 5 मिलियन देने पड़ेंगे,
मैकिंजी को 5 मिलियन नहीं देना, आपकी अपनी सीनियर मैनेजमेंट को देना है। तो अगेन इट्स नॉट एन इंक्रीमेंटल और एडिशनल कॉस्ट, not an incremental or additional cost, hence irrelevant। ये भी हमारे लिए यहाँ पे irrelevant हो जाती है क्योंकि ये भी किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि भाई 80% प्रोबेबिलिटी है 20 मिलियन का रेवेन्यू होगा, 20% प्रोबेबिलिटी है कि 10 मिलियन का रेवेन्यू होगा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर वो कितना होगा, उसको भी यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत है। सर बचपन में अगर हमने स्टार्ट्स पढ़ा हो या बीएफडी में हमने अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा हो, जो मुख्तलिफ जगह पे कैलकुलेशन आती थी तो हम देखते थे, तो सिंपल सा तरीका होता है कैलकुलेट करने का। आपके पास 20 मिलियन की 80% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको आप ले लें 20 मिलियन इंटू 80%, और फिर आप 10 मिलियन इंटू 20% कर लें क्योंकि आपके 10 मिलियन की 20% प्रोबेबिलिटी है। दोनों को मिला के एक वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे निकाली जा सकती है। बचपन में हम स्टार्ट्स में प्रोबेबिलिटी जब दो चीजों की इस तरह ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो भी यही तरीका होता था, और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का भी बहरहाल यही तरीका है। तो हमारा पहले साल में रेवेन्यू ऑपरेशन कितना हो जाएगा सर, 20 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 0.2, ये हमारी 20% प्रोबेबिलिटी 10 मिलियन की यहाँ पे हो गई। एवरेज सर 18 मिलियन, एवरेज 18 मिलियन टर्किश लीरा हमारे पहले साल का रेवेन्यू हो सकता है। एवरेज सर 18 मिलियन PRY हमारा पहले साल का रेवेन्यू यहाँ पे हो सकता है बिफोर कंसिडरिंग एनी इन्फ्लेशन, एनी प्राइस इंक्रीज, ठीक है, किसी किस्म का कोई प्राइस इंक्रीज यहाँ पे हमने टेकअप नहीं किया, और 18 मिलियन का रेवेन्यू पहले साल का हमारा बन रहा है। ये हम कैश फ्लोज कैलकुलेट करते वक्त यूज करेंगे, कैश फ्लोज कैलकुलेट करते वक्त हम इसको बहरहाल यहाँ पे जो है यूज करेंगे। अब एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं और उससे कंक्लूजन्स जो है वो निकालते जाते हैं कि कहाँ का किस जगह पे क्या चीज हमारे इस्तेमाल में आएगी और कैसे इस्तेमाल में आएगी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड कंप्राइज TRY 200 मिलियन फॉर बिल्डिंग्स एंड 30 मिलियन फॉर कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड ऑफिस फर्नीचर। सोचें कंसल्टिंग बिजनेस अपना ऑफिस खोल रहा है तो कोई मशीन या प्लांट तो नहीं लगाएगा। कंसल्टेंसी में क्या होता है, कंपनीज के मसाइल होते हैं, इन कंपनीज को अप्रोच किया जाता है, ये उसके हल निकालते हैं। ये एडवाइजरी कंपनीज होती हैं, कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं। इनका क्या, जिस तरह आपकी ऑडिट फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स कोई प्लांट या कोई मशीनरी तो नहीं लेके बैठे हुए, स्टाफ लेके बैठे हैं, ऑफिस लेके बैठे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इनको भी टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त 200 मिलियन की बिल्डिंग पड़ेगी और 30 मिलियन की कंप्यूटर इक्विपमेंट और ऑफिस फर्नीचर पड़ेगा। वैसे अगर ये आइटम का सवाल है तो इस तरह से लिखा हुआ है, वरना कोई भी बाहर ममालिक में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो बिल्डिंग खरीदता नहीं है, रेंटल पे काम किया जाता है, देखा जाता है काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। धंधा चल रहा होता है तो आदमी खरीद लेता है प्रॉपर्टी, नहीं खरीदता, नहीं चल रहा होता है तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती। मलिक्स पॉलिसी इज दैट बिल्डिंग्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड। और से देखिएगा, ये यहाँ पे कहते हैं भाई बिल्डिंग्स हमारी डेप्रिशिएट नहीं होंगी, एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस विद जीरो स्क्रैप वैल्यू। जबकि इक्विपमेंट के बारे में कहते हैं कि ये डिप्रिशिएट हो जाएगी ओवर 5 years। बिल्डिंग नहीं हो रही डिप्रिशिएट, क्योंकि अमूमन जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है वक्त के साथ, तो कुछ बिजनेसेस नहीं करते बिल्डिंग्स को डिप्रिशिएट, इनकी भी पॉलिसी है। अब अकाउंटिंग का एग्जाम तो है नहीं कि हम बैठ के सोचे कि डिप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। BFD है, फाइनेंस की डिसीजन मेकिंग है। बिजनेस कह रहा है नहीं करता डिप्रिशिएट तो नहीं करता, हमें एज इट इज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं सर प्रोजेक्ट्स आर इवैल्यूएटेड ओवर अ 5 year पीरियड, यानी हमें भी 5 साल की प्रोजेक्शंस बनानी है, एंड इनकॉर्पोरेट अ फाइनल टर्मिनल वैल्यू एज अ कैश इनफ्लो इन ईयर 5। हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा है। टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन 5 साल के बाद कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी ना, तो इन 5 साल के बाद के कैश फ्लोज का क्या होगा, उसके बारे में कहते हैं कि जी 5वें साल में आप टर्मिनल वैल्यू का कैश फ्लो डाल दें। द टर्मिनल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज द मार्केट वैल्यू of fixed assets plus a multiple of 8 times its pre-tax operating cash flows generated in year 5। टर्मिनल कैश फ्लोज के लिए कहता है भाई आप ये काम करें, आप फिक्स्ड एसेट्स की मार्केट वैल्यू ले लें। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होगा, बिल्डिंग ही तो होगी, और क्या चीज होगी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, क्यों सर बिल्डिंग क्यों होगी, भाई इक्विपमेंट तो डिप्रिशिएट हो गया, इक्विपमेंट तो 5 साल पे डिप्रिशिएट हो गया, 5 साल पे डिप्रिशिएट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इक्विपमेंट की तो जीरो स्क्रैप वैल्यू है, जब निकलेंगे तो निकाल देंगे। तो फिर टर्मिनल वैल्यू क्या है, टर्मिनल वैल्यू है मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक प्लस
A multiple of 8 times its pre-tax operating cash flows generated in year 5. जो 5वें साल के pre-tax cash flows हो, operating cash flows, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें. The building is expected to have a net of tax resale market value of TRY 272 million at today's price. यानी यहाँ पे भी इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर अभी नहीं हुआ हुआ, बिफोर इन्फ्लेशन. ये भी अभी इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना. एट द एंड ऑफ 5th ईयर द कंपनीज करंट WACC is 18.5%. The board has suggested using this rate for simplicity to assess the viability of this investment opportunity in Turkey. बोर्ड ने सिंपल और आसान बात की है कि जी आप एक काम करें, आप 18.5% का यहाँ पे जो है वो WACC इस्तेमाल कर लें हमारी डिस्काउंटिंग वगैरह के पर्पजेस के लिए. खैर अभी हम इसको आगे डिकोड करते हैं, कितना हम इसको डिस्काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. आगे कहते हैं दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Malik anticipates that regardless of the year 1 revenue value, the revenue growth will be 10% in year 2 and 3 before reducing to a more moderate 4% in year 4 and 5. इन्होंने हमें यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स भी बता दिए. उन्होंने बोला भाई पहले साल का रेवेन्यू तो हमने आपको दे दिया, आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसमें डाल देना, लेकिन आगे जाके ग्रोथ के नंबर्स बदलेंगे. 10% होगा दूसरे और तीसरे साल में, जबकि 4% होगा चौथे और पांचवें साल में. 4% होगा चौथे और पांचवें साल में. The levels of inflation have been unusually high, and so the expectation is to increase revenue prices by 15% per annum. जिस वक्त हम बात कर रहे हैं टर्की में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो रियलिस्टिक सवाल है बिल्कुल. 15% पर एनम कहते हैं पहले 3 साल में, और फिर उसके बाद प्राइसेस वुड राइज बाय 4% पर एनम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. ये कहते हैं शुरू के 3 साल में 15% ले लो, उसके बाद जो है वो 4% करके ले लो. Local operating costs in Turkey are expected to comprise variable cost at 40% of the revenue value in that year before the impact of inflation. कहते हैं भाई वेरिएबल कॉस्ट ना पहले साल में निकाल लेना बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन 40% की, फिर उसके बाद उसके अंदर कॉस्ट वगैरह का इंक्रीज या ग्रोथ का इंक्रीज जो आता है उसको अलग से अकाउंट फॉर करेंगे. अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा. The estimated fixed cost will be TRY 5 million in year 1 and will repeat annually subject to cost inflation. कहते हैं जी जो फिक्स कॉस्ट एस्टिमेटेड है वो तकरीबन 5 मिलियन है ईयर 1 के अंदर, और फिर एनुअली रिपीट होगी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन. ज़ाहिर इन्फ्लेशन लगेगा. ऑल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लेट एट 8% पर एनम फॉर द फोरसेबल फ्यूचर. यानी सर वेरिएबल कॉस्ट भी तो इसी से इंक्रीज होगी, उसको हम देखते हैं किस तरह से अकाउंट फॉर यहाँ पे किया जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट भी 8% से इंक्रीज होगी. All the after-tax cash flows from the venture will be remitted back to Malik. पाकिस्तान में ये कैश फ्लोज रेमिट कर दिए जाएंगे. पाकिस्तान में ये कैश फ्लोज हमारे पास जो है वो रेमिट कर दिए जाएंगे. सारे कैश फ्लोज हमारे यहाँ पे पाकिस्तान वापस चले जाएंगे. टैक्सेशन के बारे में कहते हैं इन टर्की द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पाकिस्तान विद द एक्सेप्शन ऑफ टैक्स डिप्रिसिएशन. In Turkey, the company's own depreciation policy is used for tax depreciation. यानी जो इन्होंने यहाँ पे हमें ऊपर बताया है कि भाई ये इक्विपमेंट को 5 साल पे जो है वो डेप्रिशिएट कर देंगे, जबकि बिल्डिंग को नहीं डेप्रिशिएट करेंगे. लॉ इसको एक्सेप्ट करता है. लॉ कहता है किसी किस्म का कोई चेंज हमारे पास जो है वो नहीं है. कंपनीज ओन डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज यूज्ड फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन. अच्छा नॉर्मली देखो क्या होता है, नॉर्मली जब आप इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वहां से पैसे यहाँ मंगवा रहे होते हैं तो टैक्स का एक चक्कर आ जाता है कि जी अब पाकिस्तान में कितना टैक्स देना है. ठीक है, तो कंपनीज ये देखती हैं कि भाई डबल टैक्स ट्रीटी हुई भी है नहीं हुई भी. अगर डबल टैक्स ट्रीटी हुई भी होती है तो नॉर्मली जब आप वहां पे टैक्स पे कर देते हैं तो यहाँ आपको इतना टैक्स पे नहीं करना पड़ता. कभी कभी बिल्कुल माफ हो जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है. तो इसके बारे में कहते हैं देयर इज नो टैक्स ट्रीटी बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान. टर्की और पाकिस्तान के बीच में टैक्स ट्रीटी कोई नहीं है. हाउएवर double tax relief is available in relation to profits remitted to Pakistan such that an additional 6% tax will be due on the operating profit. एग्जाम में जो स्टूडेंट से गलती हुई है वो ये हुई कि उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वर्ड नहीं देखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेमिट हुआ हुआ अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जी जितना अमाउंट रेमिट हो रहा है उस पर 6% लगा दो. नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 6% एडिशनल होगा. जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं उसका 6% आपको पाकिस्तान में देना होगा. वो भी हम कैलकुलेट करेंगे. टैक्स इन बोथ कंट्रीज इज पेड इन द ईयर एंड द लायबिलिटी अराइजेस. यानी एरियर नहीं है, सेम ईयर में पे हो रहा है. फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ टैक्स डिप्रिसिएशन व्हेन कैलकुलेटिंग द एडिशनल पाकिस्तान टैक्स. अब ये बहुत जबरदस्त लाइन है. देखो अगर कोई चीता है, माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग चीते हैं, वो सवाल को करते हुए ये सोच रहे होंगे कि यार अगर उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ली है 6% के लिए
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो टैक्सेशन टर्की के हिसाब से है। पाकिस्तान तो ऐसे टैक्स अलाउ नहीं करता कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन ना हो और इक्विपमेंट पे 5 साल में गुल जीरो स्क्रैप वैल्यू, नहीं, पाकिस्तान तो नहीं अलाउ करता। तो फिर अब देखो इसने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि भाई पाकिस्तान के टैक्सेशन के अंदर जो डेप्रिसिएशन के क्लॉजेज हैं उसको भूल जाओ, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाओ, एडिशनल 6% दे दो उसके, दैट्स इट, एडिशनल 6% दे दो। आगे कहता है फाइनेंस। हिस्टोरिकली Malik has used existing finance to fund projects. Normally अपने organic cash को ही इस्तेमाल करते हैं फंड को प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए. However, for this project, the board has decided to use some new debt finance and have negotiated a 5-year bank loan of 2875 million. यहाँ पे आप completely, तकरीबन completely इधर बैंक लोन से फाइनेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, बैंक लोन से फाइनेंस करने के बारे में सोच रहे हैं. आप जरा देखो तो मुझे 230 मिलियन पहले इन्वेस्ट करने, ठीक है, 200 मिलियन बिल्डिंग के करना है, 30 मिलियन इक्विपमेंट के करना है, सही. और तो कोई ऐसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही. और करीबन मेरा जो रेट है वो 12.5 का रेट है. सर ये आपने कहाँ से पढ़ा, जादू से? नहीं नहीं भाई, ये देखो, ये मेरा 12.5 का रेट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. क्या है ये? एक्सचेंज रेट है, ठीक है. एक टर्किश लीरा बराबर है 12.5 रुपए के. तो हम जरा 12.5 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करके देखें. सर एग्जैक्टली 2875 बन रहा है. यानी मैं यहाँ पे 100% प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग डेट से कर रहा हूँ. 100% project is financed through debt. 100%. अब देखो आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में नॉर्मली जो हमने चीजें की हैं उसके अंदर कवर किया हुआ है कि जब आपका बिजनेस रिस्क चेंज होता है तो रिस्क एडजस्टेड वैक इज मोर अप्रोप्रिएट, कि आप एक रिस्क एडजस्टेड वैक की तरफ जाएं और उस बिजनेस के रिस्क के हिसाब से अपना एक नया वैक कैलकुलेट करें और उससे इवेल्युएट करें. यहाँ बिजनेस तो सेम है, बिजनेस सेम है, हम टेरिटरी चेंज करने जा रहे हैं. तो टेरिटरी चेंज करने में अगर बिजनेस हमारा सेम है और डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि आमतौर पे मेरी जो जो फंडिंग होती है वो एग्जिस्टिंग उससे होती है. देखो इसने लिखा हुआ है हिस्टोरिकली मालिक हैज यूज्ड एग्जिस्टिंग फाइनेंस टू फंड प्रोजेक्ट्स. वो अपने जो कंपनी के कैश फ्लोज है उसी को इस्तेमाल करते हैं. तो इसका मतलब क्या है, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशियो है वही डेट टू इक्विटी रेशियो इन प्रोजेक्ट्स पे भी अप्लाई होता है. लेकिन अब इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए कंपनी 100% डेट ले रही है. थोड़ा सा आगे पढ़ो. The interest rate for this debt is 9% and tax deductible issue cost of 2% will be incurred when the loan is advanced. Issue cost would be financed from existing funds. Issue cost ये जेब से दे देंगे, बाकी 2875 का लोन इनको लेना है जो 9% के सूद के ऊपर आएगा. 2% की इशू कॉस्ट बनती है वो ये जेब से दे देंगे. Malik's gearing ratio, market value is measured as debt upon debt plus equity, is currently 25%. यानी कि क्लियरली इस प्रोजेक्ट के लिए एक डिफरेंट डेट टू इक्विटी रेशियो मेरे सामने आ रहा है. क्लियरली इट्स अ सेपरेट डेट टू इक्विटी रेशियो, या कह लें सेपरेट फाइनेंशियल रिस्क फॉर दिस प्रोजेक्ट. अब ऐसी सूरत हाल में बेहतर है कि हम यहाँ पे एपीवी का मेथड इस्तेमाल करें, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का, जहां पे हमें प्रोजेक्ट के अंदर अपनी खुद की जान कितनी अलग पता चले और डेट के इफेक्ट की वजह से कितना ये प्रोजेक्ट लुक्रेटिव लग रहा है हमें इसका पता चले. डेट की वजह से कितना ल्यूक्रेटिव लग रहा है हमें इसके बारे में भी पता चले. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेस केस एनपीवी को एक ऐसे केई से डिस्काउंट करेंगे, ऑल इक्विटी केई से डिस्काउंट करेंगे जिस तरह हम बेस केस एनपीवी करते हैं, और फिर उसके बाद जो डेट के इफेक्ट्स होंगे उसको हम जो है वो बेसिकली अलग से अकाउंट फॉर करके उसका केडी वगैरह के थ्रू उसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे. ठीक है. मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या बताते हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं जनरल इन्फ्लेशन 8% और 6% है टर्की और पाकिस्तान में. यील्ड ऑन 5-year ट्रेजरी बॉन्ड्स 9% और 7% है. यानी सर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सॉवरेन यील्ड स्प्रेड का, सॉवरेन यील्ड स्प्रेड यहाँ पे कितना है सर? सॉवरेन यील्ड का अगर मैं गैप देखूं या स्प्रेड देखूं तो वहां पे ये 2% गैप है. 2%. पाकिस्तान में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो 7% पे अवेलेबल हैं, टर्की में जो है वो 9% पे अवेलेबल है. यानी नेचुरली जो टर्की में इन्वेस्टमेंट करेगा वो पाकिस्तान के मिलते जुलते बिजनेसेस के कंपैरिजन में टर्की में 2% तो कम से कम ज्यादा मांगेगा, 2% तो कम से कम ज्यादा मांगेगा. अच्छा, इन्होंने अपनी बॉन्ड मार्केट का हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और इक्विटी का रिटर्न नहीं दिया. आप में से जिन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिवाइज किया हुआ है उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ. कंट्री रिस्क प्रीमियम हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे ना स्टैंडर्ड डेविएशन दी है बॉन्ड की
ये भी नहीं दी हुई है, और ना स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है इक्विटी मार्केट की, ये भी हमारे पास नहीं है। ये दोनों चीजें यहाँ पे इसने हमें नहीं दी है, ठीक है ना। तो हम कंट्री रिस्क प्रीमियम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, जो 18.5% का अभी जो हमारे पास वैक निकला हुआ है, ये 18.5% के वैक को इन्होंने इस्तेमाल करने का बोला है। ये वैक वो है जिसके अंदर 25% गियरिंग का इफेक्ट मौजूद है, ठीक है ना। 25% कंपनी जो है वो गियर्ड है, यानी कि गियरिंग किस तरीके से निकली हुई है, डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट, नीचे उन्होंने फॉर्मूला भी बताया हुआ था, मैंने अभी रीड भी किया है, ये मौजूद है। तो इससे हमें क्या करना होगा, हमें गियर्ड कंपनी के वैक से अनगियर्ड कंपनी के वैक पे जाना होगा, अनगियर्ड के ही निकालना होगा बेसिकली, और वो हमारे लिए डिस्काउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि बेस केस एनपीवी के अंदर, बेस केस एनपीवी के अंदर हम ऐसा डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं जो एक ऑल इक्विटी कंपनी का डिस्काउंट रेट, जो एक ऑल इक्विटी कंपनी का डिस्काउंट रेट हो। तो मैं बड़ा अच्छे से इस सिनेरियो को पूरा जो है वो सवाल को डिकोड कर रहा हूँ कि हमें इसके अंदर क्या क्या करना है। अभी जब मैं ये सारी कैलकुलेशंस करूंगा तो इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाएगी और हमें बात समझ में आ जाएगी। ये सब चीजें जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें गेट वैट से अनगेट केई पे पहुंचना होगा, हमें गेट वैट से अनगेट वैट पे पहुंचना होगा, और फिर हम उसको बेस केस एनपीवी में यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसको बेस केस एनपीवी में यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस केस एनपीवी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम डेट के इफेक्ट्स वगैरह लेंगे, पीवी निकल आएगा। तो जो नॉर्मली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए हम कंट्री रिस्क प्रीमियम वगैरह निकाल रहे होते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये अपने आप में इशारा दे रहा है कि भाई अब ऑल्टरनेट मेथड पे जाओ, अभी कंट्री रिस्क प्रीमियम की टेंशन ना लो, बस जो हमने तुम्हें डिस्काउंट रेट दे दिया है इसी से अनगेट के ही निकालो या अनगेट वैट निकालो और उसके थ्रू कैलकुलेशन करो, ठीक है। The Turkey expansion was discussed at a recent board meeting and the new bank loan was mentioned. इन्होंने नए बैंक लोन के बारे में भी यहाँ पे जो है वो बता दिया है। आगे कहते हैं मलिक सेल्स डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन was concerned that using local debt to finance an international expansion would introduce additional risk। जाहिर सी बात है भाई, आपका जो डेट है वो पाकिस्तान रुपी में डिफाइंड है। अब अगर एक्सचेंज रेट आपके हक में नहीं मूव करता और उल्टा मूव कर जाता है, तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट अगर मजीद बढ़ जाती है, तो या वहां से जो कैश फ्लो जा रहे हैं वो इतने जो है वो जानदार सॉलिड नहीं रहते। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर है, शेल हो गया, होंडा एटलस, होंडा हो गया, पीएसएमसी, इंडस मोटर्स, इसी तरीके से आप और फॉरेन कंपनीज उठा लें, शेल जो ओएमसी है पेट्रोल वगैरह जहाँ से डलवाते हैं आप, ये कंपनीज रो ही ये रही हैं। ये कह रही है जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, मिसाल के तौर पे 150 रुपए का डॉलर था, हमने $1 की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी, 150 रुपए में कन्वर्ट हो गया, हमने 150 रुपए बिजनेस में लगाए, बहुत मेहनत करके हम उस 150 रुपए के डॉलर को 200 रुपए पे ले गए, हमने 30% का एक साल में रिटर्न बनाया, लेकिन जो आपके डॉलर की कीमत है वो 250 हो गई। अब जब हम डिविडेंड निकाल रहे हैं तो वो $1 भी नहीं निकल पा रहा पूरा, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो $1 भी नहीं है पूरा। या जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे हैं तो हम डॉलर टर्म्स में नीचे आ गए। कमाने के टर्म्स में हमने बहुत मेहनत की, 20-30% कमाने की कोशिश की, लेकिन आपकी करेंसी उससे ज्यादा डिफ्लेट हो गई, सॉरी आपकी करेंसी उससे ज्यादा जो है वो इन्फ्लेट हो गई, इन्फ्लेशन की नजर हो गई, डॉलर के अगेंस्ट नीचे आ गई। ये तो इस टाइम पे 2022-23 तो सुपर ईयर्स हैं इन मसाइल को समझने के लिए। मतलब आपको कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए ही नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यही कंफ्यूजन यहाँ भी है भाई। आप क्या कर रहे हैं, आप लोकल करेंसी में लोन ले रहे हैं, पीकेआर में लोन ले रहे हैं, ये देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ₹2875, ये लोकल बैंक से ले रहे हैं, लोकल बैंक से यहाँ पे लोन लिया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, टर्की में। तो भाई एक्सचेंज रेट उल्टा भी तो मूव हो सकता है, तो ये एडिशनल रिस्क बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है, एडिशनल रिस्क। He read an article in the Business Journal that outlined how currency swap agreements can be used to reduce currency risk when converting future foreign currency profit into Pakistan rupees. However, Mohammed acknowledged during the meeting that he did not understand how these worked. करेंसी स्वैप के बारे में हमने फॉरेक्स में कवर की हुई है चीजें, तो उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा। लेकिन ये याद रखो, इस सवाल को पढ़ के समझ में आ रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि अब आईक्यू 50 नंबर का या 60 नंबर का एक सवाल देगा और आपके 4 कॉन्सेप्ट उसमें टेस्ट कर लेगा। ये 25 नंबर का सवाल है, 25% ऑफ योर पेपर, 11 नंबर थियरी, 14 नंबर कैलकुलेशन, हाईली प्रोफेशनली ड्राफ्टेड, वेरी प्रोफेशनली ड्राफ्टेड सिनेरियो। इसको पढ़ के आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये कोई किताब की छोटी सी सिचुएशन है, 4-5 लाइन 6 लाइन की, 2 पेज पे तो ये सवाल है। आप क्वेश्चन पेपर आके आपको उठा के देखें, 2 पेजेस के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चल रहा है। तो सीधी सी बात है, ICAP is becoming more professional in terms of their questions। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें पूछी जा रही हैं, जिसको अगर एपीवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स पे ग्रिप होगी ना अच्छी, वो बड़ा अच्छे से ये सवाल कर लेगा। लेकिन देखो क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है कि जी ये तो हमसे नहीं होगा।
छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप सोचें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जितना वो करें, पासिंग नंबर ऑब्टेन करें, 80% मार्क्स ऑब्टेन करें, 70% करें, जितना हो सकता है अच्छे से करें, छोड़े नहीं। जो आ रहा है करते चले जाएं, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। काफी हमारा डिस्कशन लंबा हो गया, अब हमें कैलकुलेशन पे भी आना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता ये काम कैसे करते हैं। मोहम्मद has asked you that asked that you explain the additional risk that arises when using Pakistan rupee denominated debt finance to fund a foreign investment and how Malik could use swap agreements to reduce risk when converting future cash flows in Turkish lira. ये exactly वो बात है जिन्होंने पार्ट बी में हमसे पूछी है, सॉरी पार्ट सी में पूछी है। Explain the additional risk that arises when using local debt to fund the investment in Turkey and explain how Malik could use swap agreements to reduce the risk when converting future cash flows in Turkish lira into Pakistan rupees। ये हम समझाएंगे, हमें थ्योरी में समझाना है, इसकी कोई कैलकुलेशन हमने नहीं करनी है। पार्ट बी में कहते हैं डिस्कस वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अप्रेज एंड इन्वेस्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ये वही जो वैक वाला डिस्कशन हम सारा कर रहे थे, वो हमें यहाँ पे थ्योरेटिकली बताना है, ये भी वहां से डिस्कस करूंगा। पार्ट ए में कहता है कि भाई ये बताओ आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल, हम यहाँ पे पहले बेस केस एनपीवी निकालेंगे और बेस केस एनपीवी निकालने के बाद इवेंचुअली हम उसका एपीवी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमें ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब बातें हमने कैलकुलेशन डिस्कशन हमने इस सवाल पे काफ़ी कर लिया, काफ़ी इसको डिकोड करके समझ भी लिया अच्छे तरीके से, कुछ 2-3 नंबर्स भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब आए हम इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलें जी, अब हम इसकी कैश फ्लोज यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ईयर 0, इसको सिर्फ 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाता है ईयर 1। 5 साल का हमारा अप्रेजल पीरियड है, तो 5 साल के अप्रेजल पीरियड को हम यहाँ पे इस तरीके से कैश फ्लोज प्लॉट करते हैं। फिलहाल जो हमारे कैश फ्लोज होंगे वो टर्किश लीरा में प्लॉट होंगे। उसके बाद इवेंचुअली हम एक्सचेंज रेट की कैलकुलेशन करने के बाद इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे और फिर पीकेआर का टैक्स वगैरह यहाँ पे जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टर्किश लीरा इन मिलियन, ये वाली जो है वो करेंसी हम शुरू में अप्लाई कर रहे हैं, सही। अब आ जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले वर्किंग बननी चाहिए रेवेन्यू की, और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ और प्राइसेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो हमें इसकी वर्किंग यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी। W1 इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, ठीक है। और रेवेन्यू हम 5 सालों का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। अब आई जी रेवेन्यू का नंबर हम कंप्यूट करते हैं। सर सबसे पहला साल अगर मैं देखूँ ईयर 1, तो हमने 18 मिलियन का रेवेन्यू कंप्यूट ऊपर कर लिया था, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं डाला था। इन्फ्लेशन के बारे में देखो, इन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारी प्राइसेस जो है वो 15% से बढ़ेंगी पहले साल में, तो आपको इसके अंदर 15% का प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पे लेना होगा, और ये आपके ईयर 1 का रेवेन्यू यहाँ पे बन गया, ठीक है। 18 इंटू 1.15, ठीक है। ये हमारा पहले साल का रेवेन्यू यहाँ पे बन गया जी 20.7 तकरीबन पहले साल का रेवेन्यू बन गया। अब अगर मैं ईयर 2 की बात करूँ, तो ईयर 2 के अंदर इसने कहा था भाई 15% प्राइस इंक्रीज है और 10% ग्रोथ है। 15% प्राइस इंक्रीज है और 10% ग्रोथ है। अगर आप देखें यहाँ पर 15% प्राइस इंक्रीज नजर आ रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ विल बी 10% पर आना, विल बी 10% पर आना। तो आप यहाँ पे लें 20.7, इसी नंबर को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10% ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 1.15 प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो इसी नंबर को उठाते हुए 1.1 की ग्रोथ और प्राइस इफेक्ट 15% का, ठीक है। तो ये मेरा 26.19 का तकरीबन यहाँ पे मेरे पास जो है रेवेन्यू आ गया। अब ईयर 3 की बात करें तो इसी नंबर को पिक करें 26.19। सर यहाँ भी 1.1 यानी 10% की ग्रोथ है और प्राइस 15% से इंक्रीज कर रहा है। आप यही नंबर को यहाँ पे भी ले लें, ठीक है। अब चौथे साल के अंदर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। चौथे साल में इन्होंने कहा कि जी हमारी जो ग्रोथ है वो 4% हो जाएगी और जो प्राइस इंक्रीज है वो भी 4% हो जाएगा। तो आप ईयर 4 के लिए क्या करें, ईयर 4 के लिए आप लें 33.12 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04। एक हमने प्राइस का इफेक्ट लिया है, दूसरा हमने क्वांटिटी का इफेक्ट से, तो 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04, हेंस 35.83 का हमें यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो नजर आ रहा है। अब आ जाए ईयर 5 की तरफ। तो सर ईयर 5 में इसी तरीके से 4% की मेरी प्राइस की ग्रोथ है और 4% मेरी क्वांटिटी की ग्रोथ है, लेकिन नंबर इस दफा 35.83 हो जाएगा। आई क्या आपने अपने सोल्यूशन में इस वर्किंग को बड़ा ही टेक्निकल करके जो है वो डिफाइन किया है। खैर समझ तो वो भी आ रही है, लेकिन बहरहाल ये आसान है,
लास्ट ईयर का नंबर उठाते जाएं और उसके ऊपर ग्रोथ और प्राइस का इन्फ्लेशन जो है वो लगाते जाए। ठीक है, आपके रेवेन्यू के सारे नंबर्स ईयर 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स जो है वो बन गए। अब हम लाके इनको ऊपर जो है वो लिंक कर देते हैं। हमारा पहला कैश फ्लो रेवेन्यू का यहाँ पे जो है वो बन गया। तीसरा साल, चौथा साल, और यहाँ पे बना ये 5 पैसे। पांचों सालों के हमने रेवेन्यूज को यहाँ पे जो है वो प्लॉट कर लिया। ठीक है, वंस हमारे रेवेन्यूज मुकम्मल हो जाते हैं, इसके बाद दूसरी वर्किंग किसकी आती है? सर दूसरी वर्किंग आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की भी इसी तरीके से हम यहाँ पे वर्किंग नोट खोल लेते हैं। वर्किंग टू इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ी डिटेल्ड हमारी इसमें बातचीत होगी और काम थोड़ा सा डिटेल्ड होगा। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। सर वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में से मुझे ये बताया था कि जो आपका पहले साल का रेवेन्यू है विदाउट इन्फ्लेशन, इसके ऊपर आप 40% यहाँ पे जो है वो वेरिएबल कॉस्ट लगा दें। उसके बाद आपको प्राइस का इफेक्ट और वॉल्यूम का इफेक्ट यहाँ पे भी अलग तरीके से अकाउंट फॉर करना होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारी ईयर 1 की हम देखें तो ईयर 1 के बारे में इन्होंने कहा था कि सर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 40% है बिफोर टेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितना है? सर इन्फ्लेशन के बारे में, कॉस्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि 8% से हमारा इन्फ्लेशन हर साल बढ़ेगा। ये देखो फिक्स कॉस्ट का जहाँ पे बताया, ऑल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लेट एट 8% पर एनम फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। 8% से ये इंक्रीज करेगा। सर ये पूरा फॉर्मेट हम यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं और ये वर्किंग भी काफी हद तक हमारे काम आएगी। ईयर 1 के अंदर 18 का 40% हमने यहाँ पे अकाउंट फॉर कर दिया और 8% का हमें रेट इंक्रीज लेना है। तो पहले साल 18 का 40% बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन और फिर इन्फ्लेशन तकरीबन 8%। ठीक है, 7.78 का हमारा पहले साल का यहाँ पे नंबर बन गया। अब वॉल्यूम ग्रोथ वही रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ वही रहेगी, जो चीज चेंज होगी वो प्राइस की ग्रोथ है, यानी कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगी। तो देखो अब मेरा 7.78 का नंबर आया है, मैं यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करता हूँ। इसके ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ में यही रखूंगा, प्राइस 8% से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्राइस को 8% और वॉल्यूम 10% लेता हूँ। ये मेरा 9.24 का नंबर बन गया। इधर यही 9.24 आएगा थर्ड वाले में। इसमें वॉल्यूम ग्रोथ 10% ही रहेगी, प्राइस ग्रोथ इसमें 8% हो जाएगी। इसको भी आप चेंज कर दें, 8% कर दें। ये आपका 10.97 का यहाँ पे नंबर आ गया। ईयर 4 के अंदर अब 10.97 पे अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, सेम वॉल्यूम ग्रोथ वही है, प्राइस ग्रोथ चेंज हो जाएगी यानी इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगी। 8%, इधर भी 8% कर दें। और यहां तक आते आते फिर मेरा अगला नंबर बना 12.33 मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 8%। ठीक है, ये 8% का नंबर मेरा यहाँ पे बना। तो 13.85 आते आते मैंने यहाँ पे अपनी प्राइस को यहाँ पे जो है, वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सर इसी तरीके से अब मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी ऊपर अकाउंट फॉर कर लेता हूँ। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 7.78। सर आप इनिशियल आउटले पहले क्यों नहीं ले रहे? यार टैक्स की वर्किंग करनी होगी, इसलिए अभी इनिशियल आउटले नहीं ले रहा। पीएनएल वाली सारी चीजें आ जाए, टैक्स की वर्किंग हो जाए, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इनिशियल आउटले वगैरह को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या चीज आती है? सर फिक्स कॉस्ट आ जाती है। फिक्स कॉस्ट आसान है। फिक्स कॉस्ट के बारे में इन्होंने कहा था सिंपल, हमारी 8% की इन्फ्लेशन अप्लाई होगी। पहले साल का इन्होंने हमें यहाँ पे नंबर निकाल के दिया हुआ है। एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 5 मिलियन इन ईयर 1, खुद से बता दिए। ठीक है, एंड विल रिपीट एनुअली सब्जेक्ट टू कॉस्ट इन्फ्लेशन विच इज 8%। 5 मिलियन पहले साल में ले लें सर आप, 5 मिलियन पहले साल में हो गई। अब इसके ऊपर आप इंक्रीज करते जाएं 8% का। ये 8% का हमारे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के ऊपर इंक्रीज जो है वो बना रहा। ठीक है, ये सब तीनों चीजें कर लें तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। ये आपके यहाँ पे जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोस बन गए। यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब हम डिप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह की वर्किंग देखते हैं वो किस तरीके से होगी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं डिप्रिसिएशन। सर डिप्रिसिएशन बड़ा आसान है। 30 मिलियन का टोटल डिप्रिसिएशन है जो हमें 5 साल पे स्प्रेड आउट करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
30 मिलियन हमारे कंप्यूटर इक्विपमेंट और ऑफिस फर्नीचर पे लगेंगे। इस इक्विपमेंट को हम डिप्रिशिएट करेंगे ओवर 5 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस विद जीरो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये 500 सालों की हमारी डिप्रिसिएशन यहाँ पे जो है वो आसानी से बन जाती है 30 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सारे सालों में हमारी डिप्रिसिएशन यहाँ पे 6 की हो गई, इसको बाद में हम एड बैक कर लेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और अब आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर टैक्स पर्पसेस। फॉर टैक्स पर्पसेस हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे निकाल, सही है, ये आपके ऑपरेटिंग जो है वो प्रॉफिट आ गया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आप लगाएं टैक्स एट द रेट 23%, जो कि टर्की का टैक्स रेट है हमारे पास। इन टर्की टैक्स रेट इन्होंने यहाँ पे हमें 23% बताया हुआ था। uh, 23% ही बताया हुआ था। ये हमारे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर टैक्स रेट बताया हुआ है टर्की का 23%, पाकिस्तान 29%। ठीक है, 23% कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने यहाँ से पिक किया, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट पिक करके इसका टैक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सर हमारा ये टैक्स का नंबर इस तरीके से कंप्यूट हो रहा है। और अब टैक्स माइनस करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड बैक करना होगा, ऐड बैक डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो फिर हम नेट कैश फ्लोस तक तकरीबन जो है वो पहुंच जाएंगे। ये हमने यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड बैक भी कर लिया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के बाद अब हमें जो वर्किंग करनी है वो करनी है सर ऑपरेटिंग कैश फ्लोस के बाद टर्मिनल वैल्यू की, कि हमारी टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे कितनी बनती है। टर्मिनल वैल्यू निकल आती है, उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल आउटले रह जाता है। इनिशियल जो हम बिल्डिंग्स वगैरह की इक्विपमेंट की कॉस्ट करेंगे वो रह जाता है। टर्मिनल वैल्यू की कैश फ्लोज हमें यहाँ पे लेनी है। सर दो चीजें आ गई, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट और दूसरा टर्मिनल वैल्यू। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट के बारे में उन्होंने हमें बताया था कि सर 201 और 30 ये यहाँ पे बराबर में लिखा हुआ है, ईयर बाय 200 मिलियन और 30 मिलियन। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मौजूद है। 200 माइनस 30, 230 मिलियन तकरीबन हमारी यहाँ पे बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट आ रही है। टर्मिनल वैल्यू के लिए अगेन हमें यहाँ पे एक वर्किंग नोट इधर खोल लेना चाहिए। अब आइए हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। W3 एंड वी हैव टर्मिनल कैश फ्लोस। ये ईयर 5 में सवाल की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें टर्मिनल वैल्यू के कैश को ईयर 5 में लाके एडजस्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे इसने दो बातें बताई हैं। एक इसने बताया है कि भाई आपकी जो मार्केट वैल्यू है इक्विपमेंट की वो, ये देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस अ मल्टीपल ऑफ 8 टाइम्स इट्स ऑपरेटिंग प्री टैक्स कैश फ्लोज जनरेटेड इन ईयर 5। तो ये दो चीजें इसने हमें यहाँ पे बताई हैं, एक मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा इसने यहाँ पे बताइए 8 टाइम्स ऑफ प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ ईयर 5। ठीक है, ये दो चीजें इसने हमें यहाँ पे बताई। सर अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं, एसेट की मार्केट वैल्यू की, तो उसने मुझे बजाहिर सवाल में ये दिया है कि आज के हिसाब से 272 है। ये देखो 272 लिखा है, आज के हिसाब से 272 है। इसके ऊपर भी सर 8% की इन्फ्लेशन अप्लाई होगी, जो जनरल मेरी कॉस्ट की इन्फ्लेशन है जो मैं सब जगह लेकर चल रहा हूँ। इसने मुझे बताया कि ऑल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लेट 8%। तो मेरा बिजनेस का जो रेसिडुअल वैल्यू है वो भी 8% से 5 साल के लिए यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएगी। सर अगर मैं 272 के ऊपर 8% का फैक्टर लगाता हूँ और इसे 5 साल पर लेकर जाता हूँ तो ये कितना बनता है ईयर 5 में, 272 मल्टीप्लाई बाय 1.08 रेज टू द पावर 5। ठीक है, रेज टू द पावर 5 ये तकरीबन बनता है सर 399.66। ये मेरे पास बनता है तकरीबन 399.66। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करके देखो तो 400 है, लेकिन बहरहाल हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लेके चल रहे हैं, तो 399.66 बनता है। इसके अलावा मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। सर ईयर 5 में मेरे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे कितने, ये देखो सर ईयर 5 में मेरे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ पे आ रहे थे 18.1, ये आ रहे थे 18.1। इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, 18.1। तो 18.1 ये प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। ठीक है, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। कैश फ्लो अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट वो है जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया है, कैश फ्लो वो है जिसके अंदर कोई नॉन कैश आइटम नहीं है,
उसने ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 8 टाइम्स लेने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 18.1 मल्टीप्लाई बाय 8, 18.1 मल्टीप्लाई बाय 8, सिंपल हमें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये 18.1 ले लेता हूँ जो मेरे पास ऊपर यहाँ पर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। ये मेरा 144.83 का नंबर बन गया। इसको आप जरा टोटल कर लें, आपका टर्मिनल वैल्यू का कैश फ्लो तकरीबन यहाँ पे 544 के आसपास का कैश फ्लो जो है वो बन गया, ठीक है। इस 544.48 को मुझे क्या करना होगा, मुझे 5वें साल में जाकर ऐड करना होगा, 5वें साल में जाकर ऐड करना होगा, जैसा कि सवाल मुझे यहाँ पे बता रहा है, जैसा कि सवाल मुझे यहाँ पे बता रहा है 5वें साल में जाके मुझे टर्मिनल वैल्यू को ऐड करना होगा। सर जब मैं ये कर लूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा नेट कैश फ्लोज इन TRY मिलियन, TRY मिलियन के सेंस में मैं नेट कैश फ्लोज तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इन चारों को जरा ऐड कर लेता हूँ। सर ये मेरे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज टर्किश लीरा के फॉर्म में बन गए। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा पाकिस्तान रुपी में और फिर पाकिस्तान रुपी का टैक्स लगाना। यहाँ तक आते आते हमारे नेट कैश फ्लोज बन चुके TRY मिलियन में। अब हमारी ये वर्किंग सारी जो है वो कैश फ्लोज TRY मिलियन के लिए थी, तो हम इसको जरा कैरी फॉरवर्ड करते हैं नीचे की तरफ और एक नई वर्किंग हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत है। दिस इज कैश फ्लो इन PKR, PKR इन मिलियन, ठीक है, PKR इन मिलियन। अब हम PKR का सारा मामला यहाँ पे जो है वो करेंगे। पहले हम नेट कैश फ्लोज को लिंक कर लेते हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे एक्सचेंज रेट्स क्या होंगे, एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन क्या बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सचेंज रेट। सर एक्सचेंज रेट उन्होंने हमें आज का दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आज का एक्सचेंज रेट मेरा कितना है, सर आज का एक्सचेंज रेट है मेरा 12.5। फॉरेक्स के अंदर हमने एक थ्योरी पढ़ी है जिस थ्योरी का नाम है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है ना, या इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कह लें, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी कह लें। इन्होंने एक्सचेंज रेट को प्रिडिक्ट करने के लिए, एक्सचेंज रेट को प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट दिए हुए हैं, इन्फ्लेशन के रेट दिए हुए हैं। मैं पहले इसे कन्वर्ट करूंगा फिर एडिशनल टैक्स इसके ऊपर जो है वो लगाऊंगा, बाद में एडिशनल टैक्स लगाऊंगा, ठीक है। तो टेक्निकली एक्सचेंज रेट निकालने के लिए इसने मुझे वर्किंग के लिए जनरल इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो दिया हुआ है बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। सर परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी हमारी किस तरीके से होती थी, अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का हमारा कुछ ऐसा निज़ाम होता था। आपको एक्सचेंज रेट प्रिडिक्ट करना है, आप क्या करते थे, स्पॉट रेट इन वन करेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। और फिर आता था स्पॉट रेट इन अनदर करेंसी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। अगर ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होती थी तो हम यहाँ इंटरेस्ट रेट लेते थे, अगर ये जो है वो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी होती थी तो हम यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट लेते थे, ठीक है। इन्होंने हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली 8% और 6%, ठीक है, 8% और 6% दिया हुआ है। तो अब इसी के डिस्काउंट फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए, इसी के मल्टीप्लायर इफेक्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपनी तमाम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। यानी सर अगर मुझे एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करना है तो मुझे इसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे पास ये एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना होगा। यानी कि 12.5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट दैट इज 6% डिवाइडेड बाय 1 प्लस टर्की का इन्फ्लेशन रेट दैट इज इन द डिनोमिनेटर। क्यों सर, क्योंकि देखो रेट किस तरह डिफाइन हुआ है, रेट डिफाइन हुआ है 12.5 PKR पर टर्किश लीरा, 12.5 PKR पर टर्किश लीरा। न्यूमिनेटर में PKR है तो मैंने न्यूमिनेटर में PKR का इन्फ्लेशन रेट लिया है, डिनोमिनेटर में टर्किश लीरा है तो मैंने डिनोमिनेटर में टर्किश लीरा का इन्फ्लेशन रेट लिया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में टर्किश लीरा का इन्फ्लेशन रेट लिया। तो इस तरीके से 1 प्लस 6% और 1 प्लस 8% ये दोनों डिस्काउंट फैक्टर्स मेरे पास यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो गए, यहाँ पे मौजूद हो गए। और अब मैं तमाम सालों की वर्किंग इसके हिसाब से कर सकता हूँ, तमाम सालों की वर्किंग मैं इसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो कर सकता हूँ। रेट इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 1.08, इस तरीके से आप इसको कंप्यूट करेंगे, ठीक है। आज आपका रेट जो है वो 12.5 है, आज आपका रेट तकरीबन यहाँ पे 12.5 है। सिंपल मुझे टर्किश लीरा को 12.5 से पहले साल के अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आगे के सालों में थोड़ा सा ये चेंज होता जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई बाय
1.06 डिवाइड बाय 1.08, एज सिंपल एज दैट। सारे सालों के अंदर हम इसी तरीके से इसको करते चले जाएंगे। तो हमारा रेट आ गया जी 12.27, फिर उसके बाद आ गया 12, फिर उसके बाद 11.8, फिर 11.6 और 11.38, तकरीबन 11.4 आखिरी साल के अंदर। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ गया। इसी नेट कैश फ्लो को आप पीकेआर इन मिलियन में चेंज कर दो। इन पीकेआर मिलियन, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों को आपस में। 2875 बन गया, सो ऑन सो फोर्थ, सारी जगहों पे आप इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाए। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जैक्टली वही लोन का नंबर है जो कंपनी लोन यहाँ पे ऑब्टेन कर रही है, एग्जैक्टली वही लोन का नंबर है। ऑल द वे अप टू आखिरी साल के अंदर मेरा कैश फ्लो इतना ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि टर्मिनल वैल्यू इन्वॉल्व है, टर्मिनल वैल्यू इन्वॉल्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एडिशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6% एडिशनल टैक्स यहाँ पे कह रहा है। अब इसके लिए हम एक वर्किंग नंबर 4 वर्किंग नोट ओपन करेंगे, एडिशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स की वर्डिंग को समझना, वर्डिंग को देखना, इसने हमें यहाँ पे वर्डिंग क्या दी हुई है टैक्स के लिए। इसने कहा हुआ है एडिशनल 6% के टैक्स के लिए टैक्स ड्यूटी का जिक्र करते हुए, टैक्स इन बोथ कंट्रीज इज पेड इन द लायबिलिटी अराइजेस फॉर सिंप्लिसिटी, इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन व्हेन कैलकुलेटिंग द एडिशनल पाकिस्तान टैक्स। यानी कह रहा है कि भाई आप डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ना लें, टैक्स डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ना लें जिस वक्त आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट यहाँ पे ना लें, यानी कि पाकिस्तान का टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको किसी किस्म के टैक्स डेप्रिसिएशन की यहाँ पे फिक्र करने की बहरहाल जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरा ना व्यू थोड़ा सा आपके एग्जामिनर से जो है वो डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे एग्जामिनर का सजेस्टेड सोल्यूशन देखेंगे ना, तो सजेस्टेड सोल्यूशन के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया है, उसने पाकिस्तान का तो कोई एडिशनल टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, लेकिन टर्की का भी टैक्स डेप्रिसिएशन उड़ा दिया है। तो ऐसा तो नहीं होता बहरहाल। इधर जो टैक्स डेप्रिसिएशन की बात की जा रही है, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये पाकिस्तानी टैक्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है पाकिस्तानी टैक्स डेप्रिसिएशन की, कि भाई आप पाकिस्तानी कोई टैक्स डेप्रिसिएशन एडिशनली ना लगाएं, लेकिन जो टर्की में लग चुका है, जो टर्की में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया, उसका इफेक्ट निकालने की क्या जरूरत है। सो व्हाट एग्जामिनर हैज डन बेसिकली, एग्जामिनर ने यहाँ पे जो 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 नंबर लिया एडिशनल 6% के लिए, वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर ले लिया, ये वाला नंबर ले लिया, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वाला। एग्जामिनर ने इस नंबर को पिक किया, हालांकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर को यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो टर्किश डेप्रिसिएशन अलाउ हो गई है वो तो हो, इसी के ऊपर आपने 23% टैक्स लगाया था, तो अब इसी के ऊपर आप एडिशनल जो 6% टैक्स लगा लें। तो एग्जामिनर ने बहरहाल यहाँ पे जो है वो आपका प्री डेप्रिसिएशन वाला नंबर उठाया है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला नंबर उठा रहा हूँ, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस चीज को लेकर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि सजेस्टेड सोल्यूशन में यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स में यहाँ पे उठा लेता हूँ, ये मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स हैं, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन एटलीस्ट टर्की वाला माइनस किया हुआ है। ठीक है, टर्की वाला माइनस किया हुआ है, पाकिस्तान वाला मैं कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं ले रहा। अब इसके ऊपर मैं एडिशनल 6% टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये टैक्स की लाइबिलिटी है जो मुझे एडिशनल देनी है, और उसको मैं यहाँ पे अकाउंट फॉर कर लेता हूँ। ये एडिशनल टैक्स हमने 6% यहाँ पे निकाल दिया, ये पाकिस्तान में आपको देना है। अब आप कैश फ्लोज निकालें इन पीकेआर मिलियन। अब ये आपको ट्रू पिक्चर दे रहा है कि पाकिस्तान में टैक्स जो है वो पे कर लेने के बाद, पाकिस्तान में टैक्स पे कर लेने के बाद अब हमारी सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। सर ये सब करने के बाद नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकालने की जरूरत है, जो आपको बेस केस एनपीवी आपकी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, बेस केस एनपीवी प्रोवाइड करेगा, लेकिन सवाल ये है कि हाउ मच शुड बी द डिस्काउंट रेट, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट रेट ओवर हियर। ये यहाँ पे सवाल है, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट रेट। अब हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रेट होना क्या चाहिए। ठीक है, इस वर्किंग की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो ये हमारा 2875 का नंबर है, एंड दिस टेल्स दैट दिस इज 100% डेट फाइनेंस्ड। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ।
100% डेट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोन ही तकरीबन इतने अमाउंट का ले रहे हैं, 2875 मिलियन PKR का। ठीक है ना, 2875 मिलियन ये लिखा हुआ हमारे पास, 2875 मिलियन का हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं, बिल्कुल सर। ऑल राइट, तो अब डिस्काउंट रेट हमारे यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए सर? हमारे पास एक चीज मौजूद है, वो क्या मौजूद है? वैक ऑफ अ गेयर्ड कंपनी। वैक ऑफ अ गेयर्ड कंपनी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और सर वो कितना है? वो है 18.5% गिवन इन द क्वेश्चन। वो 18.5% है हमारे पास, सवाल में मौजूद है, गिवन है। ठीक है ना, 18.5% दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है वैक ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी। वैक ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी, तो सर यहाँ पे क्या चीज काम आएगी? यहाँ पे काम आएगा हमारा MM थ्योरी वाला डिस्कशन, और MM थ्योरी वाली सारी जो है वो हमने जो चीजें डिस्कस की हुई है वो यहाँ पे काम आएगा। हमारा वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था सर? वहाँ पे फॉर्मूला होता था वैक ऑफ अ गेट कंपनी इज इक्वल्स टू वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी मल्टीप्लाई बाय। अब इसको मल्टीप्लाई हम एक फैक्टर से करते थे, वो क्या फैक्टर होता था सर? वो फैक्टर होता था 1 - D × T, यानी कि डेट इंटू द टैक्स रेट, डिवाइडेड बाय योर बेसिकली गियरिंग का एलिमेंट, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी, ये आपका यहाँ पे जो है वो एलिमेंट होता था। टी को थोड़ा सा हम ढंग से लिख लेते हैं ताकि समझ आए कि हम ये टी लिखना चाह रहे हैं। D × T अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कंपोनेंट होता था सर। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमें कैलकुलेशन करनी है सारी, हमें इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 18.5% हमारे पास दिया हुआ है, बिल्कुल सर दिया हुआ है। वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी ढूंढना है, बिल्कुल सर ये ढूंढना है, वैक यू मैंने लिख दिया इसको। अब सर 1 - D × T अपॉन डेट प्लस इक्विटी, कोई कोई हिंट है हमारे पास इस पूरी चीज के लिए? यस सर, ये देखें 25% करंट गियरिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, तो क्या सर मेरे पास डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, अगर मैं ये तीन चीजों को देखूं, सिर्फ इन तीन चीजों को, तो क्या मेरे पास 0.25 मौजूद है? बिल्कुल सर, इसके लिए मेरे पास 0.25 मौजूद है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मुझे इतने पोर्शन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये बन जाएगा 1 - 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.29। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने टैक्स को अलग कर दिया, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया D/D+E मल्टीप्लाई बाय टी। ये पूरा मुझे पता है 0.25 है, मल्टीप्लाई बाय ये 0.29 हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.29 हो जाएगा। सिंपल, आप इसको इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना होगा सर? वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी के लिए आप क्या करेंगे? आप 18.5% को डिवाइड कर देंगे 1 - 0.25 इंटू 0.29। ठीक है, 1 - 0.25 इंटू 0.29 इज इक्वल्स टू 185, 18.5 डिवाइड बाई 1 - 0.25 इंटू 0.29। ये बन जाता है सर मेरे पास 19.946, 19.946% से 20%, इसको राउंड ऑफ कर लो 20% तक तकरीबन, ये 20% मेरे पास जो है वो बन जाता है। हमने सिंपल ये MM थ्योरी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और कुछ भी नहीं है। सिंपल हमने ये MM थ्योरी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब देखो, उसने मुझे CAPM के हवाले से सिर्फ 5 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का रेट दे दिया है, ना मार्केट रिटर्न दिया है, ना रिस्क फ्री रेट। चलो यही रिस्क फ्री रेट हो गया, मार्केट रिटर्न नहीं दिया। कंट्री रिस्क प्रीमियम के लिए मेरे पास डिटेल नहीं मौजूद, तो मैं कंट्री रिस्क प्रीमियम भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं इसी वैक को, इस 18.5 को यूज करता हूँ बेस केस NPV निकालने के लिए। इसको मैंने कन्वर्ट किया वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी में। सर अनगेट कंपनी में क्यों किया? क्योंकि बेस केस NPV उसके हिसाब से निकलती है। बेस केस NPV निकालने के लिए मुझे चाहिए वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी। बेस केस NPV के लिए मुझे चाहिए वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी, अनगेट कंपनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करी और 20% तक हम यहाँ पे पहुंच गए। तो क्या सर अब इस 20% को यूज करके हम डिस्काउंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब रह क्या गया कैश फ्लो के अंदर? बस यही था,
20% होगी आपकी बेस केस एनपीवी आ जाएगी। उसके बाद हम डेट के इफेक्ट्स ले लेंगे, लंबा सोल्यूशन है ये थोड़ा सा। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20% रेज टू द पावर 0। ये पहले साल की सही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, हम 2 साल, 3 साल, 4 साल और सो ऑन सो फोर्थ 5 साल। अब आप बेस केस एनपीवी को यहाँ पे ऐड कर दो 24.51। सर प्रोजेक्ट में इटसेल्फ कोई जान नहीं है, अगर आप गौर से देखें ना तो प्रोजेक्ट में इटसेल्फ कोई जान नहीं है। 24 मिलियन की सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बेस केस एनपीवी आ रही है, विच इज अ वेरी 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 स्लाइट नंबर, बहुत छोटा नंबर है। मैं 2875 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मेरे पास बेस केस एनपीवी क्या आ रही है 24.51। इट्स वेरी लेस, बहुत छोटी बेस केस एनपीवी है मेरे पास, बहुत ही छोटी बेस केस एनपीवी है। खैर चलो, तो ये बेस केस एनपीवी पे हम डिस्कशन थोड़ा बाद में करते हैं जब हम इसको एक्चुअली करने जाएंगे। ये पार्ट हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर हमारे डेट के इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। डेट के इफेक्ट्स को जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी एपीवी कैलकुलेट होगी। तो सर बेस केस एनपीवी निकल आई, अब हम डेट के इफेक्ट्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। डेट के इफेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या है सर, दो चीजें हैं। एक जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इसके ऊपर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट, इसकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे। और दूसरा हमारे पास इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट के ऊपर टैक्स रिलीफ मिलेगा। क्यों क्यों टैक्स रिलीफ मिलेगा, देखो उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है 2% टैक्स डिडक्टेबल इशू कॉस्ट। 2% टैक्स डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्टेबल इशू कॉस्ट है, टैक्स डिडक्टेबल इशू कॉस्ट है। तो समझ में आई बात कि सर बेस के एनपीवी के अंदर दो चीजों का इफेक्ट ले लें, क्या क्या। एक इफेक्ट ले लें टैक्स सेव्ड ऑन न्यू डेट, ठीक है। नए डेट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इससे आपका टैक्स सेव कितना हो रहा है, पहले ये चीज। दूसरा आप यहाँ पे देख लें इशू कॉस्ट, नेट ऑफ टैक्स इशू कॉस्ट। ये दोनों चीजें कर लें तो यहाँ पर आपकी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमने लास्ट वर्किंग नोट नंबर W4 लिया था, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं W5। डिस्काउंट रेट की वर्किंग को हमने कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा जी, हम कितना इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं और हमारे इसके ऊपर कितना टैक्स बचेगा। डेट कितना है सर, डेट है 2875, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। डेट जो है वो 2875 है। इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ सर, 9% के हिसाब से पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। कितना बन जाता है 9% मेरा इंटरेस्ट, और सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें 2875 मल्टीप्लाई बाय 9%, 9%, 259 तकरीबन मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट का नंबर बन जाता है, 258.75 टू प्रिसाइज। इसके ऊपर मैं सेव करूंगा टैक्स 29% के हिसाब से, टैक्स सेव्ड एट द रेट ऑफ 29%। 29% के हिसाब से मेरा टैक्स सेव होगा, ये बन जाता है नंबर 75.04 का। अब सर इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेव्ड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए मैंने इसको सेव किया, तो मेरी वैल्यू यहाँ कितनी बनती है सर, ये कैसे निकलेगी। बड़ा आसान है, ये एनबीटी पे निकल आएगी। 5 साल की तुम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हो, 75.04 मल्टीप्लाई बाय योर डिस्काउंट फैक्टर, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 9% इज टू द पावर -5 अपॉन 9%, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेटर पे निकाल लें, 75.04 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1.09 रेज़ टू द पावर -5 अपॉन 0.09, ये बन जाता है 292 या 291.87 टू बी प्रिसाइज। 291.88 कर लो, चलो 291.88, ठीक है ना। ये हमारी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है जो हमने टैक्स सेव किया इसके ऊपर, 291.88, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे अब ऊपर अकाउंट फॉर करना है। इसको हम करते हैं टैक्स सेव्ड ऑन फाइनेंस कॉस्ट, 291.88 बनती है। और अब हम इशू कॉस्ट को भी इसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट फॉर कर लेते हैं सर। इशू कॉस्ट की भी हेडिंग डाल देते हैं, नेट ऑफ टैक्स इशू कॉस्ट।
ये बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 6। रेफरेंस दे देते हैं W5 और W6। ये सब फाइल्स जो है वो ड्राइव पे अवेलेबल होती हैं, जो ड्राइव का लिंक मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, वहाँ से लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फाइल को और इस सॉल्यूशन को व्यू भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है सर, हमारी इशू कॉस्ट कितनी है? देखो, इशू कॉस्ट में मुझे ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है, पैसे में इंटरनली फाइनेंस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट 2% मल्टीप्लाई कर लें। नॉर्मली क्या होता है, हम लोन को 98% अज्यूम करके ग्रॉसअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने हमें बताया था लोन के साथ कि भाई ये जो है वो हम खुद से फाइनेंस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा फाइनेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग फंड्स, ये मेरे कर्सर के साथ देखें, फाइनेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग फंड्स, तो मुझे ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं 2875 को मल्टीप्लाई बाय 2% करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2%। ये मेरी इशू कॉस्ट है 57.5। ठीक है ना, 57.5। इसके ऊपर मुझे टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा? टैक्स रिलीफ मिलेगा आपको 29% का, एट द रेट ऑफ 29%। बिल्कुल सही, 29% का मुझे टैक्स रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्या मैं इस 29% को डायरेक्टली ले लूँ? नहीं सर, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए 1 साल की। 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। पीवी ऑफ टैक्स रिलीफ लें आप, वो कैसे निकलेगी सर? 16.68 मल्टीप्लाई बाय 1+9% रेज टू द पावर -1 पहले साल की। ठीक है, एग्जामिनर ने अपने सोल्यूशन में यहाँ पे जो है वो वैक लिया हुआ है, ये वैक से डिस्काउंट नहीं होता, केडी से ही डिस्काउंट होता है, क्योंकि ये भी टेक्निकली आपके लिए जो है रिस्क फ्री चीज है, तो इसको इक्विटी के वैक से नहीं, इसको केडी से ही डिस्काउंट किया जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा सोल्यूशन को लेकर जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ है। 12, इसको केडी से हम डिस्काउंट कर लेते हैं 9% के हिसाब से 1 साल के ऊपर, 1+9% रेज टू द पावर -1, क्योंकि 1 साल बाद ये बेनिफिट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। तो अब आप नेट ऑफ टैक्स इशू कॉस्ट निकाल लो। नेट ऑफ टैक्स इशू कॉस्ट वो कितनी बनती है सर? 57.5 माइनस 15.30, -15.30। तो आप लें 57.5 माइनस 15.30, 42.2 की आपकी नेट ऑफ टैक्स इशू कॉस्ट बनती है। ये आपके पैसे यहाँ पर जो है वो जेब से निकलेंगे। ठीक है, तो आपने टैक्स का बेनिफिट ले लिया और अब ये पैसे आपकी जेब से जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, ये कंपनी को इशू कॉस्ट यहाँ पे जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। अगर कंपनी इशू कॉस्ट बेयर नहीं करेगी तो कभी भी डेट को जो है वो रेज नहीं कर सकती, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। अब आ जाती है हमारी एपीवी, यहाँ आ जाती है हमारी एपीवी। सर अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट देखें ना एपीवी के अंदर, मैक्सिमम बेनिफिट देखें तो वो किसकी वजह से है? सर दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द डेट इफेक्ट। प्रोजेक्ट में इटसेल्फ कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने सवाल में हमसे यहाँ पे क्या पूछा था, अल्लाह का शुक्र है पहला पार्ट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इन्होंने कहा था द बोर्ड शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन टर्की और नॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इनको समझाना होगा कि भाई प्रोजेक्ट बाज़ाहिर पॉजिटिव है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है ना वो डेट की वजह से है। तो कल को अगर एक्सचेंज रेट आपके फेवर में मूव नहीं करता और आपके अगेंस्ट मूव करता है तो ये सारी एनपीवी जो है वो ज़ाया हो सकती है। सेंसिटिव केस है ये आपके लिए। ठीक है, तो सिंस एपीवी इज पॉजिटिव, द कंपनी शुड इन्वेस्ट। अब देखो यहां तक तो रटा रटाया जवाब था, रटा रटाया हमने जवाब दे दिया, बता दिया, लेकिन अब थोड़ा सा एनालिस्ट बन के सोचो, एनालाइज करो। द एपीवी हाउएवर बट द majority benefit is coming from that effect and base case NPV is very low. Hence, slight negative effect of exchange rate may render the project detrimental for the company. Detrimental का मतलब आपके नुकसान की बात हो जाएगी।
और सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं, जो आपने प्रोजेक्शन सोची हो सकता है वो ना हो, उतनी ग्रोथ ना आए रेवेन्यू के अंदर, कॉस्ट में ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, ज्यादा जो है वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये पूरा कंक्लूजन बहरहाल यहाँ पे आप जो है वो समझा के तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं कि भाई आपको बाज़ाहिर पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन ये सारा का सारा इफेक्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली इस डेट इफेक्ट की वजह से है। बेस केस एनपीवी में इतनी ज्यादा जान नहीं है, तो जरा भी प्रोजेक्शंस आपके अगेंस्ट गई या आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो फिर ये बहरहाल आपके लिए नुकसान वाला मामला जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो डन हो गया। 14 नंबर की हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम जरा ये दोनों थियोरी वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जी ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते टू अप्रेज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। और दूसरा देखते हैं कि जी एडिशनल रिस्क लोकल डेट फाइनेंस को यूज करते वक्त हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आए अब इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। चले जी, अब यहाँ पर हम पार्ट नंबर बी की बात करते हैं। सर पार्ट बी में ही हमसे कहता है डिस्कस वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अप्रेज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, पार्ट बी में हमसे कहता है कि भाई आप अपने कमेंट बताओ, डिस्कस करो कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, हमें जो है वो अपने एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे यूज करना चाहिए फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। अब ये देखें, ये आपकी बीएफडी की किताब का एक स्टडी टेक्स्ट का ये सामने जो है वो स्नैपशॉट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपकी बीएफडी की किताब की जो है वो इमेज है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। यहाँ पर बाकायदा तौर पे इसने अपने पैराग्राफ अपने चैप्टर के अंदर इस बात को मेंशन किया है कि भाई पहले तो इसने ये फार्मूला बताया कि कंट्री रिस्क प्रीमियम का फार्मूला कैसे निकलता है, या इंटरनेशनल कंट्री रिस्क प्रीमियम अगर आपको निकालना है सीएपीएम के मॉडल के अंदर तो वो कैसे निकलता है। ये इसका फार्मूला है। मैंने अपनी कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स के अंदर बड़ा डिटेल में इसको समझाया हुआ है कि इस फार्मूले का क्या मतलब है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद पूरी एक एक यूँ समझिए कि एक सेक्शन है जो डिस्कस करता है कि इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। और यहाँ पर चंद एग्जाम्पल्स को दे के आईकैप ने ये बात लिखी है, अपनी ही किताब में लिखी है कि भाई हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये सारा काम जो है वो कर सकेंगे, आपको इंटरनेशनल जो है वो कंट्री रिस्क प्रीमियम भी मिल जाएगा, आपकी बात भी सही होगी। यहाँ पे इसने लिखा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो ये बड़ा मसला होता है। The problem would still exist for companies and countries within the group of appraising investments in countryside outside the group. This is a particular issue for investing in emerging economies. इमर्जिंग इकोनॉमीज में रिस्क फ्री रेट कैसे होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे, क्या मामला होगा, ये सारी बात यहाँ पे जो है वो बार बार इसने मेंशन की है। एक जगह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हैज टू बी सिलेक्टेड बट विच सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेरी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री गवर्नमेंट डिफरेंट है। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दुनिया में कोई रिस्क फ्री मानने को तैयार नहीं है, ये रिस्क फ्री गवर्नमेंट है। हर कोई ये कह रहा है कि अपने इंटरनेशनल बॉन्ड्स के ऊपर, यूरो बॉन्ड्स के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे और टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे। और जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं हम सब जानते हैं, हमारी रिजर्व वगैरह की जो सिचुएशन है चीज़ें। तो ये सारे प्रॉब्लम बताने के बाद यहाँ पे आईकैप ये कहता है अपनी किताब में कि भाई कोई सेट लाजिम और मलजूम अप्रोच इसकी नहीं है, कोई लाजिम और मलजूम अप्रोच इसकी नहीं है कि आप 100% यही अप्रोच अपनाएंगे कंट्री रिस्क प्रीमियम वाली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को ऑब्टेन करने के लिए। तो वैसे अगर आप देखो यहाँ पे हम दो बातें लिख सकते हैं। पहली बात हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते वक्त या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते वक्त आप सीएपीएम के थ्रू कंट्री रिस्क प्रीमियम का इम्पैक्ट ऐड करने के बाद केई कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर केई के थ्रू वैट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन अप्रोच। ठीक है, और आके अपने अपनी सोल्यूशन में पूरे इस अप्रोच को डिफाइन किया हुआ है, बाकायदा इन्होंने यहाँ पे कंट्री रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला भी मेंशन किया है, ये भी इन्होंने मेंशन किया कि कंट्री रिस्क प्रीमियम क्या होता है, इस फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाली सारी चीजें कैसे होती है। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर वो पूरा आप इसको रीडिफाइन करेंगे कि जी ये सीएपीएम किस तरह से कैलकुलेट होता है, कंट्री रिस्क प्रीमियम यहाँ पे कैसे निकलता है, कैसे इस फॉर्मूले के अंदर सारा इम्पैक्ट जाता है, सारा कुछ यहाँ पे ये डिफाइन होगा। पार्ट नंबर 2, दूसरी बात हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि भाई इस इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटर्मिन करने में प्लस सीआरएम को डिटर्मिन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं इन डिटर्मिनिंग दिस। और इसका एक 2 लाइन का आर्ग्यूमेंट हम किताब से क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है, किताब से हम छाप सकते हैं। इसको आप आराम से रेफर कर सकते हैं फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट, आराम से स्टडी टेक्स्ट से जो है वो रेफर किया जा सकता है और बताया जा सकता है। मैं आपको ये थोड़ा सा किताब से मैंने आपको रेफरेंस इसलिए दिया ताकि आपको अंदाजा हो, भाई बड़ा थियरी के ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो शोर मचाते हैं लेकिन वो बुक पढ़ के नहीं जाते। वही सारी किताब में जो बातें लिखी हुई है हमने अपने लेक्चर्स में समझाई भी होती हैं, बुक को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं।
जब आपका 25-30 नंबर का पोर्शन थ्योरी का आ रहा है तो आपको बुक को रेफर करना होगा और देखना होगा कि कहाँ क्या कौन सी बात किस तरीके से जो है वो लिखी हुई है। एक इंटरनल, आप समझ लें कि एक नेशनल लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो मटेरियल की कवरेज बहरहाल करनी पड़ेगी। अगर आप 1 महीना पहले से पढ़ना शुरू करते तो अब 2 महीना पहले से पढ़ना शुरू करें, 3 महीने पहले से पढ़ना शुरू करें। कंपिटेटिव एग्जाम होता जा रहा है, पूरा ACCA के और ICW के पैटर्न पे जा रहा है। 50-50 नंबर के अब क्वेश्चन, आप दूर नहीं है कि क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे और 3-3 4-4 चीजें एक ही कंपनी के बैकग्राउंड में हमारी टेस्ट होने लगेंगी, जैसे MSA 2 के अंदर होती है, सही, जिस तरीके से MSA 2 में होती है। अब आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 में हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई ऑल्टरनेट अप्रोच क्या है। तो ऑल्टरनेट अप्रोच यहाँ पे ये है कि आप बेशक अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिटर्मिनिंग दी रेट, तो आप ऑल्टरनेट अप्रोच के तहत कंपनी का वैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का वैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीड टू इनकॉर्पोरेट इन्फ्लेशन रेट, द एक्सचेंज रेट while converting cash flows। जब आप फॉरेन कैश फ्लोज को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त प्रॉपर एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करें। अगर आपको अपना वैक इस्तेमाल करना है तो फिर इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपना एक्सचेंज रेट सही तरीके से प्रिडिक्ट करें, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। ये एक्सचेंज रेट हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो जब आप एक्सचेंज रेट प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करते हैं और इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं उसके हवाले से, तो फिर ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ऑल्टरनेट तौर पर अपनी कंपनी का वैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। ये कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, अपनी कंपनी का वैक भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जो इन्होंने यहाँ पे सवाल किया था कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट, यहाँ पे इन्होंने सवाल किया था वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यस इट इज, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप एक्सचेंज रेट को प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो प्रेडिक्ट करें, प्रॉपरली प्रेडिक्ट करें, और जो भी इन्फ्लेशन वगैरह के फैक्टर्स हैं उसको आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट जरूर करें। ऑल्सो टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कैश फ्लोज। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जा रहा है और इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है तो भारत कंपनी अपने वैक से भी इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर सकती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये 5 नंबर का हमारे पास जो है वो सोल्यूशन था, यानी कि आंसर था। तो 5 नंबर के लिए पहले हमें ये समझाना था कि भाई कंट्री रिस्क प्रीमियम निकलता कैसे है, किस तरीके से इसको जो है वो निकाला जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, और फिर उसके बाद अगर कंपनी अपना वैक इस्तेमाल कर रही है एज एन ऑल्टरनेट, तो हाँ ये किया जा सकता है। डिफिकल्टीज आती हैं डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करने में, और सारे अब कैश फ्लोज आपने जब PKR में कन्वर्ट कर लिए, तो अब आप इस फ्यूचर एक्सचेंज रेट को सही से इनकॉर्पोरेट करने के बाद, इन्फ्लेशन को सही से इनकॉर्पोरेट करने के बाद, आप इसकी डिस्काउंटिंग अपने वैक के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं, अपने वैक के हवाले से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सॉवरेन गैप तो इन्होंने बताया है 2% का है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2% का सॉवरेन गैप है, 9% और 7%, लेकिन बाकी चीजें उन्होंने यहाँ पे हमें नहीं बताई। तो गैप हमने 2% शुरू में जब सवाल पढ़ रहे थे तो उस वक्त डिस्कस भी किया था, लेकिन बाकी चीजें उन्होंने हमें यहाँ पे नहीं बताई हुई। ऑल्दो सॉवरेन गैप यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जब मैं इन्फ्लेशन वगैरह का इम्पैक्ट सही तरीके से ले लेता हूँ और डिस्काउंट रेट को सही तरीके, सॉरी, एक्सचेंज रेट को सही से यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ, तो फिर मैं अपनी कंपनी का वैक यहाँ पे जो है वो यूज कर सकता हूँ, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। आप चाहें तो ICAP का सोल्यूशन भी इसमें जो है रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बातें बुलेट पॉइंट्स में लिखी हैं इसको सही से पैराग्राफ फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास तीसरी चीज, एक्सप्लेन द एडिशनल रिस्क दैट अराइजेस व्हेन यूजिंग लोकल डेट टू फंड द इन्वेस्टमेंट इन टर्की। ये वाली थ्योरी पे भी लोगों को लग रहा होगा कि जी ICAP ने पता नहीं क्या पूछ लिया। आप आए ICAP की किताब का स्क्रीनशॉट देखें, यहां तक हम इस किताब को रेफर कर रहे थे अभी, थोड़ा सा नीचे आ जाएं। करेंसी बोरोइंग टू रिड्यूस द करेंसी रिस्क इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 2 तरह के रिस्क बताए हुए हैं, ट्रांसलेशन रिस्क और ट्रांजैक्शन रिस्क। लोकल कैपिटल मार्केट्स फॉर बोरोइंग, अगर अपनी कंपनी में अपनी मुल्क में आप बोरोइंग करते हैं तो क्या होगा, अगर सिमिलर करेंसी सेम करेंसी में बोरोइंग करते हैं तो क्या होगा। जैसे टर्की में इन्वेस्टमेंट करनी है तो टर्की के ही बैंक से लिया लोन, या फिर अपनी किसी वहां पे सब्सिडरी से ले लिया, या फिर मिलते जुलते बैंक से ले लिया, और दूसरा यहाँ पे लोकल मार्केट की बोरोइंग। तो ये भी थियरी यहाँ से रेफर की जा सकती थी और इसके थ्रू आंसर जो है वो बनाया जा सकता था। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिस्क आ जाता है। एक्सप्लेन द एडिशनल रिस्क अराइजेस व्हेन यूजिंग लोकल डेट फाइनेंस टू फंड द इन्वेस्टमेंट इन टर्की, एंड एक्सप्लेन हाउ मलिक कुड यूज स्वैप एग्रीमेंट्स। स्वैप एग्रीमेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क व्हेन कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू टर्किश लीरा फ्रॉम पाकिस्तानी रुपीस, सॉरी, इनटू कैश फ्लोज इनटू पाकिस्तान रुपीस फ्रॉम टर्किश लीरा।
टर्किश लीरा से पीकेआर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, वहीं जरा आप इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले अगर मैं रिस्क की बात करूँ ना, भाई मेरा यहाँ पे रिस्क कौन सा है, तो जैसा कि किताब में मौजूद है रिस्क मेरे पास दो किस्म के हैं। एक है ट्रांसलेशन रिस्क और दूसरा है ट्रांजैक्शन रिस्क। सर पहले ट्रांजैक्शन रिस्क को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रांजैक्शन रिस्क के अंदर क्या होगा, आप बोरो करोगे पीकेआर में यहाँ पर, तो फिर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी पीकेआर में होगी। लेकिन जो आपका प्रॉफिट या आपके कैश फ्लोज हैं वो है टर्किश लीरा में, टीआरवाई में। अब जब कन्वर्जन होती है ना, जिस वक्त कन्वर्जन होती है तो रिस्क ये है कि जब मैं कन्वर्ट कराने जाऊं तो एक्सचेंज रेट में मूव इन द एडवर्स डायरेक्शन, यानी कि दैट इज टर्किश लीरा डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट पीकेआर। अब अगर टर्किश लीरा पीकेआर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रहा है ना, तो कन्वर्जन के वक्त मेरे रुपए कम बनेंगे, मेरे पीकेआर कम बनेंगे, क्योंकि देखो बिजनेस तो टर्किश लीरा में हो रहा है। मैंने जो टर्किश लीरा के कैश फ्लोज बना लिए वो कैश फ्लोज बन गए, ये देखो ये वाले कैश फ्लोज, ये जो कैश फ्लोज हैं ये बन गए। अब अगर एक्सचेंज रेट मेरी फेवर में मूव नहीं करता, एक्सचेंज रेट अगर मेरे, ये वाले कैश फ्लोज की बात कर रहा हूँ, अगर एक्सचेंज रेट मेरे फेवर में मूव नहीं करता तो मेरे पीकेआर कम बनेंगे, मेरे पीकेआर का अमाउंट जो है वो कम बनेगा। अब अगर मेरा पीकेआर का अमाउंट कम बनता है तो फिर यहाँ पे मैं बोरिंग कॉस्ट कैसे बेयर करूंगा। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। ये ट्रांजैक्शन रिस्क है जो आपकी लोकल करेंसी में बोरो करने की वजह से, इसलिए कहते हैं जहां इन्वेस्ट करो वहीं पे डेट लेके इन्वेस्ट कर दो, आसानी रह जाती है। दूसरा है ट्रांसलेशन का रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क थोड़ा सा रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव से, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पर आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसलेशन इनटू लोकल करेंसी, तो वहां पे चांसेस होते हैं ऑफ एक्सचेंज लॉस, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। जो भी इसका बहरहाल अकाउंटिंग का इफेक्ट हो, अकाउंटिंग का रिजल्ट हो, बहरहाल प्रॉफिट के ऊपर वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ये दोनों रिस्क मेरे पास एडिशनली फॉल करते हैं अगर मैं लोकल करेंसी में लोन ले रहा हूँ और फॉरेन करेंसी में जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। यही सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का रोना है जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं कि यार हम इन्वेस्ट करेंगे पाक रुपये में, पाक रुपये डिप्रिशिएट हो गया, वापसी निकालते वक्त डॉलर पूरे नहीं आएंगे, हमें जो है वो नुकसान हो जाएगा। हम पाक रुपये पे 20% कमाए, करेंसी 30% से डिप्रिशिएट जो है वो डिप्रिशिएट हो जाए, हमारा 10% जो है वो मारा जाता है, हमारे हमें जो है वो नुकसान होता है। तो इसके लिए करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए बहरहाल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट की हमें कोई कैलकुलेशन नहीं देनी है, कोई कैलकुलेशन हमें यहाँ पे नहीं करनी, हमें समझाना है कि करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स में हमारा जो है वो तरीकाकार क्या होता है। तरीकाकार यहाँ पे यही होगा कि भाई आप बोरो करेंगे इन पीकेआर और फिर उसके बाद आप स्वैप कर लेंगे इन टर्किश लीरा विद अ पार्टिसिपेंट हु वांट्स लोन इन पीकेआर। यह बैंक का काम है, बैंक एजेंट होता है, बैंक इस तरह की पार्टी ढूंढता है, वो कोई ऐसी पार्टी ढूंढेगा जिसको पीकेआर में लोन चाहिए, आपको टर्किश लीरा में चाहिए, तो आप पीकेआर में लोन लेंगे, वो टर्किश लीरा में लोन लेगा, दोनों आपस में स्वैप कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आप चूंकि लोकल कंपनी है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। इसी तरीके से वो कंपनी लोकल कंपनी है टर्की की, वो टर्की में ऑपरेट कर रही है, उसको वहां का इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, और आपस में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर दोनों आपस में अपने प्रिंसिपल्स एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल इज एक्सचेंज्ड एंड देन पेड बैक। यानी जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आज ये 2875 का लोन है जो आप
PKR में ले रहे हैं और सामने कोई 230 का 12.5 के रेट के ऊपर 230 मिलियन टर्किश लीरा का लोन ले रहा है, तो आप उसके साथ स्वैप कर लें। इवेंचुअली आज आपको 230 मिल जाएंगे, उसको जो है वो 2875 मिल जाएंगे। फिर जब दोबारा से इसको एक्सचेंज करना होगा, आप उससे 2875 वापस ले लेंगे और 230 को वापस दे देंगे टर्किश लीरा के परस्पेक्टिव से। ठीक है। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट की जो ऑब्लिगेशन है, वो दोनों पार्टीज सेपरेटली पे करती रहती। बोथ पार्टीज पे फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट एक दफा एक्सचेंज होता है और दोबारा से एंड में, अरेंजमेंट के एंड में रीपे होता है। बीच में जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस बनती हैं वो आपको पे करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा। यहाँ पे इसका फायदा ये होगा कि जब आपका लोन कन्वर्ट हो जाएगा या स्वैप हो जाएगा, PKR लोन स्वैप अगेंस्ट टर्किश लीरा लोन, तो अब जो आपकी इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशंस है ना, वो टर्किश लीरा में है और आप अपने वहां के ऑपरेटिंग कैश फ्लो से इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस will be in Turkish lira and can be paid from their operating cash flows। अब आप वहीं से डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं कि जी फला बैंक का लोन है, इसको जाके इंटरेस्ट पे कर दो, क्योंकि आपने स्वैप कर लिया। जब ये एग्रीमेंट खत्म होगा 5 साल के बाद, तो दोबारा से प्रिंसिपल को दोबारा से रीपे कर दिया जाएगा, पे बैक कर दिया जाएगा। ये पे बैक एट द एंड ऑफ द टर्म होगा, एट द एंड ऑफ द टर्म। यानी आज मैंने PKR का लोन दे दिया और टर्किश लीरा का लोन ले लिया, कल को मैं टर्किश लीरा का लोन वापस करूंगा और PKR का लोन इनसे जो है वो लेके अपने बैंक को जो है वो रिटर्न कर दूंगा। तो ये बहरहाल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट का स्ट्रक्चर होता है। हमने इसकी एक एग्जाम्पल अपनी रूटीन क्लास के अंदर भी जो है वो की है, हमारे पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है। और इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स, पार्ट नंबर A, B और C, यहाँ पर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से तो मुझे जो है वो जरूर बताइएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ आप ये रियलाइज करें क्या क्या पर बहुत ज्यादा सिनेरियो बेस्ड और कंपनी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछने लगा है। रियल लाइफ सिनेरियोज उसके अंदर डिस्कस होते हैं, रादर देन रटे रटाए पास पेपर्स जो पहले पूछे थे उस जैसे दूसरे सवाल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेहनत करनी है, किताब अच्छे से कवर करनी है, सवालात की प्रैक्टिस करनी है। BFD की प्रैक्टिस किट, जो BFD की प्रैक्टिस किट है उसके सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। वंस आपका पोर्टल जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में वो अगर मुकम्मल हो जाता है, तो BFD की प्रैक्टिस किट उठाएं, उसके सवालात देखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकता हूँ। ठीक है। यहाँ तक आते आते हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 नंबर का एक सवाल पूरा मुकम्मल हो गया। तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा लग गया होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ये 1 सवा घंटा लग गया होगा। तो इट्स लॉन्ग सोल्यूशन, बट बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है वो डायग्नोज किया है, अच्छे से इसके पॉइंट्स को डिस्कस किया और इंशाल्लाह ताला ये आपको प्रैक्टिस में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। इसी तरीके से मिनट 22 के मजीद क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे।